सुबह के 8 बजे का वक्त था। बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए घर का नौकर कोठी के अंदर घुसता है और घर में कोई नहीं है, रात पार्टी थी इसलिए सब देर से सोए होंगे। ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है। वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नबज चल रही थी। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह ये नज़ारा देखकर तुरंत डॉक्टर और पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहाँ भर्ती कर तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो हत्या हुई कैसे? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज़ तक नहीं आई। ये सब कैसे और क्यों हुआ? आज की कहानी है हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार भूतपूर्व एमएलए रेलूराम पूनिया की। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार ज़िले से। शहर के बिल्कुल नज़दीक एक मकान क्या बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतनी भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहाँ आते थे। घर वालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता था। यह भव्य कोठी भूतपूर्व एमएलए रेलूराम पूनिया की थी और उनका एक बड़ा और खुशहाल परिवार था। परिवार में थी रेलूराम की पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, बहू, एक पोता, 2 पोतियां और 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया। बेहद अमीर परिवार, घर में कोई कमी नहीं। रेलूराम पूनिया की गिनती राज्य के सबसे अमीर लोगों में होती थी। रेलूराम पूनिया की शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर अकूत धन संपत्ति जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी इनके नाम पर थे। ये सब रेलूराम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटाश लगा ये आप बिना कहे ही समझ सकते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। पैसा खूब था, अब चाहिए थी फुल इज्जत। वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति में। सो रेलूराम ने इलेक्शन लड़ा और वो बन गए नेताजी। 1996 में निर्विरोध बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व एमएलए का तमगा लग गया। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलूराम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। बड़ी बेटियां सोनिया ताइक्वांडो जूडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और सोनिया एक टॉप क्लास फैमिली से आती थी। इसलिए रेलूराम ने हर तरह से इस शादी की मुखालत की। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चला, फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। नतीजतन सोनिया ने
अपने पिता से कहा कि फार्म हाउस की ज़मीन बेच दें जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। ज़मीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आपने पहले सुनी होगी, लेकिन यहाँ मामला भाई बहन के बीच का था। स्त्री अधिकारों के हिसाब से अच्छी बात थी। अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती, सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बोलेरो लेकर सोनिया के पास पहुंच गया। दोनों के बीच ज़मीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवाल्वर निकालकर सुनील पर टांग दिया। शुक्र की बात उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत, ये आने वाला भविष्य ही तय कर सकता था। 23 अगस्त 2001 को घर में पार्टी चल रही थी। मौका था रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। प्रियंका हॉस्टल में रहती थी और उस दिन जन्मदिन मनाने घर पर आई थी। बड़ी बेटी सोनिया ने पूरी पार्टी का आयोजन किया था। परिवार पार्टी मना रहा था। सब लोग डांस मस्ती कर रहे थे। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ, लेकिन ये पार्टी तो रेलूराम की बेटी सोनिया की साजिश का एक हिस्सा थी, क्योंकि इस पार्टी को अरेंज किया था रेलूराम की बड़ी बेटी सोनिया ने, वो भी रेलूराम को बगैर बताए। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए। सोनिया ने खीर में अफीम मिला दी थी। खाने में अफीम के नशे की वजह से सब लोग बेहोश की हालात में थे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वो अपनी रिवाल्वर ले आए। संजीव ने जवाब दिया घर में कुल 8 लोग हैं और रिवाल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड लेकर आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए और गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की राड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलूराम के सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलूराम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। शिवानी 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सर पर भी रॉड मार दी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी से अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह से बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहाँ अब भी पार्टी चल रही है। ये एक बेटी के अपने परिवार के साथ दर्दनाक कहानी का हिस्सा है कि एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को मारकर आतिशबाजी कर रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को बदगलाने का ही एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। शुरुआत से
शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा हुई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई थी, लेकिन फांसी ना हो सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता और था। दोनों ने राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा याचना की अपील की और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता ना बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सज़ा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में था। 2018 में एक और दिलचस्प बकाया हुआ। 2018 में संजय ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद अगले 6 महीने तक उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। सभ्यता का ब्लैक ह्यूमर कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, ये केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में रिसेंट अपडेट ये है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोग धारण करना पड़ा, उसे सन्यासी बनना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पैसे और ज़मीन जायदाद के लिए लड़े गए एक खूनी संघर्ष की नहीं, बल्कि यह कहानी है रिश्तों के टूटने की, लालच की और नफ़रत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इंसान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के अंधकार में रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। क्या ये वही परिवार था जो कभी प्यार और खुशियों में लिपटा हुआ था? क्या ये वही बेटी थी जो अपने बाप के साथ कभी बाप के कंधे पर बैठकर स्कूल गई थी, या गांव शहर घूमी थी, जिसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया? तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, और एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।